तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा की लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 7। तो भाई जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार वो चेक कर लेना। तो ठीक है, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में गी क्रिम्सन यहाँ पे आ चुका था और उसके वजह से भाई अपने चारों बंदे मतलब बेनिमारू, सोए, करेरा और अल्टीमा आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे रिमोरू उन सबको वापस भेज देता है और उसी के बाद अपना ये सीन शुरू होता है। तो यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि भाई सबके सब अभी वापस जा चुके हैं अपने काम पे। और यहाँ पे जो शुना होती है वो भाई सबके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है क्योंकि यहाँ पे नए लोग भी आ चुके हैं। तो तभी भाई यहाँ पे लियोन कहता है कि आखिर ये जॉन यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब जो येलो प्राइमोर्डियल है वो, कि आखिर ये बंदी यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी दूसरी तरफ यहाँ पे लुमिनस भी खड़े होकर कहती है कि भाई आखिर यहाँ पे ये बंदी क्या कर रही है, मतलब जो वायलेट होती है, मतलब अपनी अल्टीमा वायलेट प्राइमोर्डियल, वो यहाँ पे क्या कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस एक्सप्लेन करते हैं कि उसने बहुत सारी बातें सुनी है यहाँ पे वायलेट के बारे में कि ये बंदी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू को थोड़ा भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों ने नाम लिया है जॉन और वायलेट, तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है रिमोरू की ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि क्या ये करेरा और अल्टीमा की बात कर रहे हैं। और वो तभी इन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पे अल्टीमा और करेरा की बात कर रहे हो। और उसके बाद वो कहता है कि इन दोनों को डियाब्लो लेके आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ही बढ़िया काम ये दोनों कर रही है। लेकिन तभी भाई रिमोरू अपना सेंटेंस फिनिश करने ही जाता है, उससे पहले लियोन खड़ा होकर चिल्लाता है कि इस नाम का मतलब करेरा और अल्टीमा का क्या मतलब है, कि क्या तुमने सच में इन दोनों को नाम दिया है। और यहाँ पे भाई उसके बाद लियोन कहता है कि मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा यहाँ पे कि तुमने पहले भाई डियाब्लो को नाम दे रखा है, लेकिन उसके बाद तुमने और इन प्राइमोर्डियल्स को भी नाम दे रखा है। तो भाई यहाँ पे लियोन तो भी खड़े होकर चिल्ला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लुमिनस भाई वहीं पे बैठी है। मतलब ये बंदी इतनी शॉक हो चुकी है कि वो वहीं पे बैठी रहती है, खड़ी भी नहीं होती, बस उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। तो भाई इसी की वजह से गी सामने आता है और वो सबसे कहता है कि देखा मैं इसी की वजह से यहाँ पे हूँ, मतलब इस बंदे ने यहाँ पे ऐसे कांड कर रखे हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि इस बंदे के आखिर एक्चुअल मोटिव है क्या। मतलब वो यहाँ पे रिमोरू के बारे में बात करता है कि भाई इतने पावरफुल बंदे को तो रिक्रूट कर रहा है, तो आखिर तेरा इरादा है क्या यहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर करना चाहता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू जॉब तो देना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि भाई ये इतना सीरियस क्यों हो रही है। लेकिन उस दौरान भाई फिर से शुना आती है चाय और नाश्ता लेके, तो भाई सब शांत बैठ जाते हैं, मतलब कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि वो सोचते कि भाई शुना आ रही है तो उसको उसका काम करने देते हैं। तो तभी यहाँ पे शुना की वजह से रिमोरू को थोड़ा टाइम मिल जाता है सोचने का, और वो सोचता है कि भाई आखिर ये बात किस बारे में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ने प्राइमोर्डियल कहा था। तो रिमोरू प्राइमोर्डियल पर ज्यादा ध्यान देता है और सोचता है कि क्या ये दोनों प्राइमोर्डियल्स डीमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई रफाल उसे बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे ये एक क्राइटेरिया है जिससे हम डीमन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि भाई रफाल ने पहले ही रिमोरू को बता रखा है। और तभी यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अरे हाँ मुझे अभी याद आ चुका है, जैसे कि तुमने मुझे पहले बताया था, शायद ओरिजिनल डीमन को ही प्राइमोर्डियल्स कहते हैं। और उसके बाद इस ढक्कन का करंट लगता है और ये कहता है कि एक मिनट, क्या यहाँ पे तुम ओरिजिनल डीमंस की बात कर रहे हो। और तभी भाई यहाँ पे रिमोरू को थोड़ा झटका लगा कि ये बात बहुत ही सीरियस है। और इसी की वजह से भाई रिमोरू यहाँ पे डियाब्लो से पूछता है कि भाई डियाब्लो क्या तू भी एक ओरिजिनल डीमन है। और भाई यहाँ पे डियाब्लो बहुत ही कैजुअली बताता है कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, मैं एक ओरिजिनल डीमन हूँ जो कि वन ऑफ द 7 लिनिएज का प्रोजिनेटर हूँ। मतलब भाई जो ब्लैक लिनिएज है, मतलब जो ब्लैक डीमंस है उसका भाई ये प्रोजिनेटर है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है और ये बहुत ही कैजुअल टोन में कहता है रिमोरू को। तो भाई ये सुन के ही रिमोरू बहुत ही सरप्राइज होता है, क्योंकि अभी तक इस ढक्कन को, मतलब भाई वॉल्यूम टेल शुरू है अभी तक इसको यही नहीं पता था कि डियाब्लो जो उसके साथ है वो भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक है। और यहाँ पे रिमोरू को भाई भरोसा भी नहीं होता कि उसने एक ऐसे डीमन को समन किया है जो कि इतना पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू का रिएक्शन देख के लियोन कहता है कि अब भाई ये मत बोलना कि तुझे ये भी नहीं पता था। तो भाई दूसरी तरफ लुमिनस भी कहते हैं कि मतलब मुझे पता था कि तुम पहले से बहुत ही केयरलेस बंदे हो, लेकिन इतने क्लूलेस हो ये नहीं पता था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू जॉब तो देता नहीं है, लेकिन अपने मन ही मन में सोचता है कि भाई मुझे कैसे पता होगा कि ये बंदा इतना पावरफुल है, क्योंकि रिमोरू सोचता है कि भाई मैंने बस एक नॉर्मल समनिंग की थी और उसी दौरान ये बंदा आया। तो यहाँ पे रिमोरू का क्वेश्चन ये होता है कि भाई मैंने नॉर्मल समनिंग की और इतना पावरफुल डीमन कैसे मुझे आंसर कर सकता है। तो भाई यहाँ पे रफाल शांत बैठ जाती है, मतलब रफाल भी कुछ भी जवाब नहीं देती। और इस वजह से रिमोरू को लगता है कि भाई देखो रफाल के पास भी जवाब नहीं है, लेकिन भाई रफाल यहाँ पे डियाब्लो की वजह से नहीं बल्कि रिमोरू की वजह से शांत बैठती है, क्योंकि यहाँ पे रफाल को ऐसा लगा था कि भाई रिमोरू को पहले ही पता है कि डियाब्लो कैसा है, मतलब जो प्राइमोर्डियल्स के बारे में रफाल ने उसे बताया था। तो उसके वजह से उसे लगा था कि भाई रिमोरू को सारी चीजें पता है और इसी वजह से वो इतनी चीजें एक्सप्लेन नहीं करती। और तभी यहाँ पे रिमोरू को याद आती है भाई एलमेशिया की, जो कि भाई सैरियन के एम्प्रेस है, वो भी भाई डियाब्लो के बारे में देख के और उसके बारे में सुन के डर गई थी। लेकिन उसने यहाँ पे रिमोरू को वार्न भी किया था, लेकिन भाई रिमोरू अपना बंदा फुल चीज हल्के में लेता है। और तभी उसको याद आता है कि भाई उसने भी उसे वार्न किया था, अगर वो वहां पे ही दिमाग लगाता तो शायद उससे एक्चुअली में डियाब्लो की जो आइडेंटिटी है वही पे पता चल जाती। लेकिन ये बंदा इतना सोचता ही नहीं है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से फुल अजम्पशन पे लेकर चलता है। मतलब इसके साइड में रफाल है, इसके वजह से अभी तक बहुत सारी बातें क्लियर है, लेकिन अगर ये नहीं होती तो भाई ये पूरा बंदा अजम्पशन पे ही चलता। तो इसी की वजह से रिमोरू सोचता भी है कि भाई अगर मेरे
मेरे पास रफाल जैसे इतनी बेहतरीन स्किल है, उसके बावजूद भी वो ऐसी चीजें कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे रिमोरू उसके स्किल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा और उसे पता ही नहीं कि भाई क्या चीजें पूछनी है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भाई सारी गलती रिमोरू की है, क्योंकि यहाँ पे रफाल को लगा था कि भाई इसको पता है कि प्राइमोडियल्स क्या है, जो कि भाई रफाल ने उसे इसलिए भी किए थे, लेकिन इस बंदे ने ही सारी चीजें असम्पशन में डाल दी। उस वजह से यहाँ पे रफाल के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो उससे क्या क्या एक्सप्लेन करे। क्योंकि भाई यहाँ पे बात सिंपल है, रफाल सारी चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब यहाँ पे रिमोरू को क्या क्या चीजें नहीं पता है वो ऑटोमेटिकली रफाल को नहीं पता चलने वाली। इस वजह से यहाँ पे सारी गलती रिमोरू की है, और इसी की वजह से रिमोरू को अंदाजा आ जाता है कि भाई उसकी पार्टनर कितनी भी पावरफुल या स्किलफुल होने दो, अगर यही बंदा ढक्कन है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई अपना बहुत ही बढ़िया सीन आता है, जहाँ पे डियाब्लो उसकी बकबक शुरू करता है। मतलब यहाँ पे डियाब्लो उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि भाई वो रिमोरू से कैसे मिला था। और भाई यहाँ पे डियाब्लो बताता है कि पहले हमने एनिमे भी सीन देख रखा है कि शिजू और उसकी फाइट होती है, और यहाँ पे उसी दौरान भाई उसे चोट भी लगती है, मतलब इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन वहाँ पे शिजू उसका मास्क भी इस्तेमाल करती है। तो उस वजह से हम सबको पता है भाई डियाब्लो कैसा है, उसे थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, तो इस वजह से वो नजर रखता है शिजू के ऊपर। लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि भाई शिजू की मौत होने वाली है, और उसी टाइम पे वो होती है टेम्पेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे पहले ही शिजू के ऊपर नजर रखी थी डियाब्लो ने, और जब वो मर रही थी तब वो थी टेम्पेस्ट में, और उसी दौरान उसकी नजर पड़ती है रिमोरू के ऊपर। मतलब उस टाइम से, मतलब भाई स्टार्टिंग का सीजन, उस टाइम से डियाब्लो की नजर रिमोरू के ऊपर थी। मतलब सोच लो ये बंदा कितने टाइम से उसके पीछे लगा है, और यहाँ पे रिमोरू को भी अंदाजा नहीं होता कि भाई उससे कोई ऑब्जर्व भी कर रहा है, और यहाँ पे रिमोरू को भी समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा इतने टाइम से मुझे क्यों ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है, और वो बताता है कि भाई यहाँ पे उससे पहले उसके लिनियज का एक लो रैंकिंग डेमन समन हो गया था। मतलब वो बात कर रहा है यहाँ पे बेरेटा की, जिसको भाई रामिरेस के साइड में रखा है यहाँ पे रिमोरू ने। भाई सबसे पहले बेरेटा को यहाँ पे समन किया था रिमोरू ने, और उस वजह से यहाँ पे डियाब्लो सोचता है कि भाई मेरे ही लिनियज का इतना लो रैंकिंग डेमन मुझसे पहले कैसे समन हो गया। तो भाई यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में होता है उस वजह से, और उसे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन तब भी भाई डियाब्लो पूरा शांत रहता है, और बहुत ही प्लानिंग के साथ वो वेट करता है कि भाई जब भी अगली समनिंग रिमोरू करेगा भाई वो वहां पे आने वाला है। और उसी के बाद जब रिमोरू समनिंग करता है, जब वो डेमन लॉर्ड में इवॉल्व होने वाला था, तो तब भी भाई वो अपना चांस देखता है और वहां पे खुद को ऐड करता है। तो भाई ये सुन के रिमोरू बहुत ही सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू के लक के वजह से डियाब्लो समन नहीं हुआ है, बल्कि डियाब्लो ने पहले ही नजर गड़ाई थी कि भाई जब भी रिमोरू अगली समनिंग करेगा तो भाई वही वहां पे आएगा, और उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई है। मतलब ये सारा प्लान था भाई अपने डियाब्लो का। लेकिन भाई इसके बाद बहुत ही बढ़िया सीन है, मतलब ये पढ़ते पढ़ते इतनी हंसी आती है, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि इससे पहले भाई बेरेटा आया था यहाँ पे, मतलब बेरेटा समन हुआ था, तो भाई जेलेसी की वजह से डियाब्लो बेरेटा को खत्म करना चाहता था। मतलब ये बंदा यहाँ पे रिमोरू के पीछे इस बंदे को निपटाना चाहता था, मतलब अपने बेरेटा को। लेकिन वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि बेरेटा उसे वार्न करता है कि भाई मेरी जो बॉडी है वो रिमोरू सामा ने खुद बनाई है, तो तू सोच ले अगर तू मुझे यहाँ पे खत्म करता है तो यहाँ पे रिमोरू सामा बहुत ही नाराज हो जाएंगे। और भाई इसी रीजन की वजह से डियाब्लो उसे खत्म नहीं करता। मतलब अगर इस बंदे की बॉडी रिमोरू नहीं बनाता तो सच में डियाब्लो उसको रिमोरू की पीठ पीछे ही खत्म कर देता और किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब ये बंदा इतनी प्लानिंग करके आया था। तो भाई यहाँ पे ये सारी स्टोरी सुन के रिमोरू को समझ नहीं आता कि भाई मैं आखिर कहूँ तो कहूँ क्या। लेकिन उसके बाद डियाब्लो भाई रुकने का नाम नहीं लेता। मतलब हम सबको पता है जब भी डियाब्लो रिमोरू की बातें करता है ये बंदा भाई रुकता नहीं है, और यहाँ पे भी ये ऐसे ही कहता है, कंटिन्यू स्टोरी भाई बताते ही रहता है। लेकिन इस वजह से यहाँ पे आखिरी में रिमोरू उसे रोकने जाता है कि भाई रुक जा, और यहाँ पे वो 2 बार कहता है कि भाई रुक जा क्योंकि अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। और भाई रिमोरू के बाद यहाँ पे गी भी कहता है कि देखो तुम बहुत ही सेटिस्फाई हो चुके हो अभी, क्योंकि तुमने बहुत सारी बातें कह दी है, तो भाई अगर तुम्हारा हो गया होगा तो यहाँ पे डिनो भी है उससे भी बुलाओ। तो भाई यहाँ पे गी की बातें सुन के फाइनली यहाँ पे डियाब्लो रुक जाता है, और उसके बाद भाई शुना कहती है कि मैं यहाँ पे डिनो सामा को बुला के लेके आता हूँ क्योंकि वो भी भाई यहाँ पे थी। और तभी उसके बाद शुना चली जाती है। लेकिन उसके बाद भाई डियाब्लो इन सबसे कहता है कि भाई मेरा अभी बहुत ही बढ़िया पार्ट आने वाला था। मतलब ये बंदे की स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, और ये इन सबसे कहता है कि मेरी स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट अभी आने ही वाला था लेकिन तुम लोगों ने रोक दिया। और भाई यहाँ पे कोई भी बंदा इसके तरफ ध्यान नहीं देता। मतलब सबके सब बंदे इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि सबको पता है अगर इसने फिर से स्टोरी शुरू की तो ये बंद नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ भाई रिमोरू भी सोचता है कि भाई प्लीज शांत बैठ जा, क्योंकि भाई डियाब्लो फिर से अगर ऐसी बातें कोई रिवील करता है तो सबके सब फिर से शॉक हो जाएंगे, और यहाँ पे ये रिमोरू के लिए अच्छा नहीं है। और इस वजह से भाई रिमोरू सोचता है कि भाई प्लीज शांत बैठ जा, नहीं तो मेरा मेंटल पीस पूरा जाने वाला है। और उसके बाद भाई हम देखते हैं गी को भी अभी एक चेयर मिल गई है बैठने के लिए, और यहाँ पे लियोन के जो सबऑर्डिनेट है मतलब क्लॉड और एल्रोज ये दोनों उसे लाके देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे पहली बातें शुरू थी लेकिन उसी दौरान ये दोनों उसकी मदद करते हैं, मतलब उसके लिए चेयर लाते हैं, बल्कि ये उन दोनों का काम भी नहीं था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी ये सीन
देखता है और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई अगर इन दोनों के अलावा कोई और होता तो शायद ऐसा कोई भी कर नहीं पाता, क्योंकि भाई लियोन की जो बातें हैं वो गी के साथ होते रहती है और इस वजह से क्लाउड और ऑलरोज बहुत बार मिल चुके हैं गी से। तो इस वजह से ये दोनों हिम्मत करते हैं, क्योंकि अगर इनके अलावा कोई और होता तो शायद वहां पे नहीं जाता। और भाई गी भी इन दोनों को कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, लेकिन दूसरी तरफ रिमोरू भी सोचता है कि भाई बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने, क्योंकि अगर वो गी को खड़ा रखता तो भाई शायद उसे बुरा लगता। तो इस वजह से इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और यहाँ पे रिमोरू सोचता भी है कि भाई यहाँ पे ये दोनों कितने बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब ये बंदे जो लियोन के साथ है वो दूसरों का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाई यहाँ पे डियाब्लो भाई खुद की स्टोरी पेलने में लगा है और दूसरी तरफ शियोन वही की वही खड़ी है, क्योंकि भाई उसे लगता है कि ये उसका काम ही नहीं है। तो इसी वजह से भाई रिमोरू माफी मांगता है उन दोनों से कि भाई उसका काम भी इन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भाई ये दोनों मतलब ऑलरोज और क्लॉड कहते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आप सारी चीजों को संभाल रहे हो, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये दोनों कितने बेहतरीन है, मतलब इन दोनों से कुछ सीखना चाहिए यहाँ पे इन दोनों ढक्कनों को, मतलब अपने डियाब्लो और शियोन को। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उनसे कहता ही है कि भाई तुम दोनों कुछ सीखो इन दोनों से। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मैं शायद स्टोरी टेलिंग में ज्यादा ही गुम हो गया, और भाई यहाँ पे डियाब्लो इन सारी चीजों को ब्लेम करता है गाय के ऊपर, क्योंकि ये बंदा अचानक से आ गया और इस वजह से उसको इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो ये गलती वो उस पर डालता है। और भाई यहाँ पे दूसरी तरफ शियोन कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये लड़की बस यहाँ पे बातें करने में आ गई है, क्योंकि उसे पता होगा तब भी वो ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे गाय फाइनली चेयर पे बैठ चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे शूना लेके आती है डीनो को, और डीनो के साथ यहाँ पे रामिरेज भी आ जाती है, और उसी के साथ यहाँ पे जो मीटिंग है वो वही फिर से शुरू होने वाली है अभी। तो भाई यहाँ पे सबसे पहला डिस्कशन इनका होता है प्राइमोर्डियल्स डीमन के बारे में, और यहाँ पे डीनो आ चुका है। तो गी क्रिम्सन यहाँ पे डीनो से पूछता है कि भाई आखिर तेरा क्या एक्सक्यूज है, मतलब आखिर तेरा क्या अभी नाटक है जिस वजह से तूने ऐसी चीजें होने दी। तो भाई यहाँ पे डीनो को समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डीनो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पे गी क्रिम्सन गुस्से में आ जाता है इसके वजह से, लेकिन उसके बाद वो उससे कहता है कि भूतनी के दिमाग मत खराब पर सच सच बता यहाँ पे तूने रिमोरू को रोका क्यों नहीं जब वो इन तीनों प्राइमोर्डियल्स को नाम दे रहा था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि ये बात तो सही है, मतलब अगर इसने मुझे पहले वार्न कर दिया था तो शायद मैं थोड़ा इसके बारे में सोचता। मतलब देखो भाई हम सबको पता है रिमोरू की पर्सनैलिटी कैसी है, अगर उसे पता भी चलता तब ये बंदा उसको नाम दे ही देता। तो उसके बाद भाई गी कहता है डीनो से कि एक बात बता, मैंने तुझे यहाँ पे क्यों भेजा था। तो भाई इसका जवाब डीनो देता है कि शायद यहाँ पे टहलने के लिए और चीजों को देखने के लिए। तो भाई गुस्से में आके गी उससे कहता है कि मैंने तुझे यहाँ पे जासूसी करने के लिए भेजा था, कि सारी चीजों पे नजर रखना कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब रिमोरू क्या कर रहा है। तो भाई ये बातें सुन के रिमोरू समझ जाता है, और उसे पहले से शक भी होता है कि भाई यहाँ पे जो डीनो है वो इनके ऊपर स्पाई करने आया है, लेकिन अभी ऑफिशियली गी ने ही ये सारी चीजें कंफर्म कर दी है। लेकिन भाई उसी के बाद गी आता है रिमोरू पे और कहता है कि भाई तू भी इतना इनोसेंट मत बन, क्योंकि ये सारी गलती वैसे तो तेरी ही है। तो भाई ये सुन के ही रिमोरू सोचता है कि इन दोनों बंदों को तो देखो, मतलब यहाँ पे गी और डीनो पहले तो इन दोनों ने ही यहाँ पे जासूसी करी रिमोरू के ऊपर, और उसके बाद भी यही दोनों डांट रहे हैं यहाँ पे रिमोरू को। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई देखो यहाँ पे गी क्रिम्सन की बात हो रही है, तो वो उसे और भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, तो इस वजह से भाई यहाँ पे रिमोरू सुन लेता है। लेकिन उसी के बाद भाई यहाँ पे वेल्डोर अपना पीछे बैठा होता है, वो कहता है कि भाई ये इतना टेंशन मत ले, क्योंकि ये यहाँ पे रिमोरू पहली बार नहीं कर रहा, मतलब रिमोरू ऐसे ही नाम किसी को भी देते ही रहता है, तो इसके बारे में इतना टेंशन मत ले। तो भाई यहाँ पे रिमोरू खुश हो जाता है कि भाई फाइनली कोई तो उसे बैक कर रहा है, मतलब वेल्डोर आ चुका है उसका साथ देने के लिए। लेकिन भाई तभी दूसरी तरफ से लुमिनस खड़ी होती है और वो उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रख, क्योंकि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते। और भाई ये बंदा ये सुनते ही पीछे बैठ जाता है, मतलब जितने ही कॉन्फिडेंस और जितने रेट से सामने आता है उसी रेट से भाई वो पीछे बैठ जाता है। तो भाई इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू को थोड़ा वक्त मिल गया है, और इसी की वजह से वो सोचता है कि भाई अभी उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी दौरान वो गी से कहता है कि देखो अभी मुझे पता चल चुका है कि डीनो यहाँ पे क्यों आया था, और जो कि भाई उसके ऊपर स्पाई करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो मैं इस बारे में इतना कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे गलती डीनो की है, क्योंकि उसने मुझे रोकना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो डीनो से ज्यादा गलती उसकी है जिसने उसे भेजा, मतलब भाई गी ने, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा सुपरविजन कर रहा था उसने पहले ही सोचना चाहिए था कि ऐसे बंदे को भेजना चाहिए जो कि भाई सही से काम करे। क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू इन सारी चीजों की गलती ब्लेम करना चाहता है गी और डीनो के ऊपर, मतलब खुद फ्री होना चाहता है। तो भाई यहाँ पे डीनो भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है, वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रिमोरू। और यहाँ पे वो गी से कहता है कि भाई मैं पहले ही काम नहीं करता और तूने मुझे ऐसा काम दिया है, तो ऐसा तू एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकता है, क्योंकि भाई इस बंदे ने पहले ही बता के रखा था कि इसने जन्म से काम नहीं किया है, और यहाँ पे गी ने उसको भाई जासूसी करने का काम दिया है। तो भाई इनकी बातें सुन के गी बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है, और वो इनको बास्टर्ड भी कहता है, क्योंकि उसका दिमाग अभी खराब होने वाला है, क्योंकि ये दोनों मिलके उसके ऊपर गैंगअप हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू उसे देख के सोचता है कि भाई इसे और प्रोवोक नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई बात बिगड़ सकती है। तो भाई यहाँ पे उसके बाद डीनो एक्सप्लेन करता है कि देखो जब मैं यहाँ पे पहले आया और मैंने रिमोरू और उसके साइड में 3 प्राइमोर्डियल्स को देखा, तो भाई मेरे पास तब वक्त ही नहीं बचा था कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं उनको देख के ही
शॉक हो गया था कि पहले तो उसने डियाब्लो को देखा और उस चीज को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई डियाब्लो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये बंदा पहले से ही ऑड बॉल है। मतलब भाई सबको पता है ये बंदा पहले से ही कुछ टेढ़ा ही सोचता है, इस वजह से डिनो भी सोचता है कि ठीक है डियाब्लो के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भाई वो शॉक हो गया क्योंकि टेस्टोरोसा जैसी प्राइमोर्डियल रिमोर को सर्व कर रही है और उसके साथ जो बाकी है मतलब अल्टीमा और करेरा वो भी यहाँ पे रिमोर को सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि भाई यहाँ पे डियाब्लो ने भी कहा था टेस्टोरोसा बहुत ही प्राइडफुल डीमन है, वो ऐसे ही किसी को भी सर्व नहीं करेगी। तो भाई यहाँ पे इस चीज से गी भी एग्री करता कि भाई इसने जो बात कही वो थोड़ी सही तो लग रही है। लेकिन भाई इनकी बात सुन के यहाँ पे रिमोर सोचता है कि एक मिनट, ये बंदे पूरा यहाँ पे ब्लेम मेरे ऊपर तो नहीं डालना चाहते, क्योंकि इन दोनों की बातों से उसे ऐसे ही लगता है। तो भाई यहाँ पे रिमोर को पता है ऐसा ही कुछ होगा, इस वजह से वो सबसे पहले खुद ही कह देता है कि देखो मुझे डियाब्लो के ऊपर पूरा भरोसा है। और इसी की वजह से जब डियाब्लो ने इन तीनों को लाया तो मैंने ज्यादा शक नहीं किया, मैंने डियाब्लो पे पूरा भरोसा किया और ये तीनों बंदियां बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही थी। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे बेहतरीन तरीके से काम किया इन्होंने और इनका बिहेवियर भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये तीनों इतनी पावरफुल डीमंस है, क्योंकि ये बहुत ही कामली और बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तो उस वजह से मुझे लगा कि भाई डियाब्लो ने इन्हें लाया है तो अच्छा ही किया होगा। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे इन तीनों को डियाब्लो के कंट्रोल में दे दिया, मतलब डियाब्लो इनका सुपीरियर होगा और वही इन चीजों को संभालेगा। तो उस वजह से कुछ भी होता है तो डियाब्लो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि देखो मैं भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं बस यहाँ पे डियाब्लो पे भरोसा कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मतलब भाई यहाँ पे रिमोरो भी सारा ब्लेम अभी डियाब्लो के ऊपर डाल रहा है। और भाई तभी उसके बाद रिमोरो देखता है डियाब्लो की तरफ और यही उसका मैसेज होता है कि भाई अभी जो गी क्रिम्सन का गुस्सा है वो तू ही झेल, मतलब वो नहीं पढ़ना चाहता बीच में। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो दूसरी तरफ खुश हो जाता है, मतलब रिमोरो का ऐसा प्लान है कि उसका ब्लेम डियाब्लो लेगा। लेकिन भाई यहाँ पे दूसरी तरफ डियाब्लो खुश हो रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे डियाब्लो का ये सोचना होता है कि फाइनली भाई रिमोरो उसके ऊपर भरोसा कर रहा है और उसने उसे एक काम दिया है, इसी वजह से वो बहुत ही खुश हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा और जितनी भी एक्सपेक्टेशन है रिमोरो सामा की वो पूरी कंप्लीट करूंगा। तो भाई ये देख के यहाँ पे रिमोरो तो शांत बैठ ही जाता है, लेकिन भाई गी क्रिम्सन भी शांत बैठ जाता है क्योंकि जब वो यहाँ पे डियाब्लो की स्माइल देखता है तो उसे भरोसा नहीं होता कि भाई आखिर मैं इस बंदे को कहूँ क्या। लेकिन उसके बाद भाई वो शांत अपनी सीट पे बैठ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो सारा झमेला हुआ है ये सारी गलती डियाब्लो की है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी की गलती है। लेकिन उसके बाद भाई डिनो भी इसका फायदा उठाता है, वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी की गलती है और हम दोनों यहाँ पे विक्टिम्स हैं, मतलब हम दोनों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे ये दोनों बंदे पूरे ऑकवर्ड हो रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डियाब्लो अभी भी अपने फुल कॉन्फिडेंस में है। तो भाई ये इस बात सुन के गी कहता है कि देखो यहाँ पे तुम जो बात कर रहे हो मतलब डियाब्लो की, उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये बंदा पहले से ही पूरा हल्का है। मतलब स्टार्टिंग डेज से जब ये लोग साथ में थे तब से ही डियाब्लो बहुत ही टेढ़ा है, उसका सोचना बहुत ही उल्टा है और ये सारी चीजें गी को अच्छे से पता है। तो इस वजह से वो कहता है कि देखो भाई इससे कोई उम्मीद करना कोई फायदे की बात नहीं है, इस वजह से उसको तो साइड में रख दो क्योंकि भाई गी को थोड़ी भी उम्मीद नहीं है डियाब्लो से, क्योंकि ये बंदा भाई सच में उसके पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पे डिनो से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे समझ सकता हूँ क्योंकि तुम ऐसी पोजीशन में थे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाए। और तभी इसके बाद भाई गी कहता है रिमोरो से कि भाई सारी गलती तुम्हारी है। और भाई रिमोरो भी समझ जाता है कि यहाँ पे गी जो है वो यहाँ पे इन दोनों को ब्लेम नहीं कर रहा बल्कि रिमोरो को ब्लेम कर रहा है डायरेक्टली अभी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो से पूछता है कि भाई आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन दूसरी तरफ भाई रिमोरो को पता है कि वो यहाँ पे अभी फंस चुका है, तो उसी वजह से वो पैनिक नहीं करना चाहता और वो गी के सामने थोड़ा कमजोर नहीं दिखना चाहता। तो उसी की वजह से भाई वो उसके बॉडी कंट्रोल को दे देता है रफाल की तरफ ताकि वो भाई उसे अच्छे से संभाले। लेकिन भाई उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गी भी भाई बहुत ही कैलकुलेटिंग बंदा है, उस वजह से यहाँ पे रफाल की इतनी स्किल काम नहीं आती गी के अगेंस्ट। और यहाँ पे गी कहता है कि भाई ज्यादा नखरे मत कर क्योंकि तुझे भी पता है सारी गलती तेरी है। और इस वजह से भाई यहाँ पे चुपचाप होकर रिमोरो उसकी डांट खाता है और यहाँ पे गी एक्सप्लेन करता है कि कैसे तुम्हारे वजह से पूरा जो वर्ल्ड का पावर बैलेंस है वो भाई पूरा हिल चुका है, क्योंकि भाई इस बंदे ने कितने प्राइमोर्डियल्स को मतलब 4 प्राइमोर्डियल्स को नाम दे दिया है और वो चारों बंदे उसके तरफ है, इवन वेल्डरा भी उसके तरफ है। तो इसी की वजह से पूरा जो पावर बैलेंस था वो भाई पूरा हिल चुका है। और उसके बाद भाई गी उससे ये भी कहता है कि तुम्हारे वजह से जो मिजरी का प्लान था वो भी फेल हो चुका है। मतलब भाई यहाँ पे मिजरी जब टेस्टोरोसा से मिली, यहाँ पे मिजरी का कुछ प्लान था, लेकिन जब यहाँ पे टेस्टोरोसा थी उस वजह से भाई उसका प्लान तबाह हो गया, मतलब खत्म हो गया। लेकिन ये चीज भाई यहाँ पे रिमोरो को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे रिमोरो को आइडिया नहीं है कि भाई मिजरी और टेस्टोरोसा कभी मिले भी थे। और इसी वजह से रिमोरो सोचता भी है कि भाई अभी इन चीजों के बारे में मुझे पता भी नहीं है तो इसका ब्लेम भी मुझे ही लेना पड़ रहा है, मतलब उसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। और इसी वजह से भाई रिमोरो चुपचाप होकर सुनते रहता है जो भी यहाँ पे गी उससे कह रहा है। तो भाई यहाँ पे गी जो है वो अपनी स्टोरी उसके बाद भी कंटिन्यू रखता है और वो एक्सप्लेन करता है कि जब भी वो यहाँ पे कोई डिजास्टर करवाता है कि भाई वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका मेन मोटिव ये रहता है उसके पीछे कि वो ह्यूमैनिटी को याद दिलाना चाहता है कि उनका कॉमन एनिमी कौन है। मतलब उसका यहाँ पे ये गोल था कि भाई जब भी वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ऐसे वार करेगा तो भाई ह्यूमैनिटी को रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअली उनका मेन एनिमी कौन है। तो उस वजह से सारे ह्यूमंस खुद में लड़ना छोड़
देंगे, मतलब जो भी पॉलिटिकल वॉर हो रही है वो सारी चीजें छोड़ देंगे और वो भाई इकट्ठा होके उनके सिंगल एनिमी के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब उसी की वजह से सारी ह्यूमैनिटी एक साथ आ जाएंगी, तो उसके वजह से भाई वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गी एक्सप्लेन करता है कि जब यहाँ पे ग्रानबेल था तो भाई वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करता था, मतलब वो रुक के देखता था कि भाई आगे वाला बंदा कैसे मूव कर रहा है और उसी के हिसाब से वो अपनी चाल चलता था। लेकिन यहाँ पे ग्रानबेल ने भी भाई आखिरी मौके पे एक ऐसा वार कर दिया लुमिनस के वजह से कि उसके वजह से पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया, क्योंकि ग्रानबेल हमेशा सारी चीजों को बैलेंस रख रहा था, लेकिन उसने फाइनल मोमेंट पे भाई लुमिनस के ऊपर वार करके पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गी एक्सप्लेन करता है कि उसने भाई मिजरी को ऑर्डर दिया था कि वेस्टर्न नेशन में जाके भाई एक दो काउंसिलर को खत्म कर देना, उस वजह से ह्यूमैनिटी के अंदर उनका डर बैठ जाएगा और उसके बाद ये सारे बंदे, मतलब ह्यूमैनिटी वाले अपने जितने भी बंदे हैं वो भाई खुद में लड़ना छोड़ देंगे, मतलब उसके डर के वजह से ये सारे बंदे एक साथ आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई गी कहता है कि जब मैंने यहाँ पे मिजरी को उधर भेजा तो भाई वहां पे थी व्हाइट प्राइमोर्डियल, मतलब टेस्टरोसा, और इसी की वजह से मिजरी का पूरा प्लान खत्म हो गया। और भाई यहाँ पे गी फिर से गुस्से में आता है क्योंकि उसे आदत थी व्हाइट प्राइमोर्डियल कहने की, लेकिन अभी उसको टेस्टरोसा कहना पड़ रहा है, जो कि अभी फिर से उसको उसकी आदत चेंज करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे उसके बाद गी एक्सप्लेन करता है कि देखो मिजरी का जो प्लान था कि उनको ऊपर अटैक करना था, टेस्टोरा की वजह से वो रुक गई क्योंकि वो यहाँ पे उसके साथ फाइट नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे गी कहता है कि ये बात भी ठीक है, लेकिन उसके वजह से जो चीजें अभी चेंज हुई है वो बुरी है, क्योंकि वो बताता है कि क्योंकि यहाँ पे अभी जो ह्यूमंस है वो भाई खुले घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पे अभी रोजो फैमिली जो खत्म हो चुकी है और उसके वजह से एक पावर गैप बन चुका है वहां पे, तो सारे लोग अभी यही कोशिश करेंगे कि भाई उस पावर को कौन ग्रैब करेगा, मतलब फिर से इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे पॉलिटिकली सारे लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे रोजो फैमिली के हारने की वजह से वेस्टर्न नेशन भाई पॉलिटिकली भी डिस्टर्ब हो चुका है, पावर की वजह से भी डिस्टर्ब हो चुका है, और उसी की वजह से भाई गी कहता है कि अभी इसी टाइम पे ईस्टर्न नेशन भी तैयारी कर रहा है अटैक करने की। तो यहाँ पे वेस्टर्न नेशन का हारना पूरा तय है, क्योंकि ये लोग अंदर से ही पूरे कमजोर हो चुके हैं, तो ये हारे गई। तो इसी वजह से वो यहाँ पे रिमोरो से क्वेश्चन पूछता है कि भाई अभी ये सारी गलती तुम्हारी है, तो अभी तू बता कि आखिर इन सारी चीजों को तू कैसे ठीक करेगा। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरो बहुत ही सरप्राइज होता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई उसे पहली बार यहाँ पे पता चला कि गी का गोल भी यही है कि वो वेस्टर्न नेशन को तबाह नहीं होना देना चाहता। लेकिन उसके बाद वो ये भी क्लैरिफाई करता है कि भाई यहाँ पे गी क्रिम्सन ह्यूमैनिटी के साइड में नहीं है, मतलब उसका खुद का एक गोल है, उस वजह से वो ऐसा करना चाहता है और वो एक मेडिएटर की तरह भी काम कर रहा है, उसी की वजह से वो ऐसी चीजें कर रहा है जो कि उसका काम भी है। तो इसी की वजह से रिमोरो समझ में आ चुका है कि गी क्रिम्सन ह्यूमैनिटी के साइड में नहीं है और उनके अगेंस्ट भी नहीं है। तो उसी की वजह से रिमोरो को लगता है कि भाई उसे बैठ के अभी सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए कि उसे आखिर वेस्टर्न नेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें अभी डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो ये भी सोचता है कि भाई उसे मिजरी और टेस्टोरा का जो एनकाउंटर हुआ, मतलब ये दोनों जब मिले, उसके बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें साइमल्टेनियस चल रही थी और उसी की वजह से इसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि उधर क्या क्या हुआ। लेकिन वो यहाँ पे बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ऐसी चीजें बोलता है कि भाई उसे कुछ भी नहीं पता, तो इसी के ऊपर सारे लोग खड़े हो जाएंगे, इस वजह से वो ज्यादा कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई उसका बस ये बोलता है यहाँ पे कि वो बस यहाँ पे ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करवाना चाहता था कि भाई हम मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं और हम यहाँ पे तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहते, मतलब वो एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता था उसके लिए, और यही उसका गोल है। तो तभी उसके बाद भाई रिमोरो कुछ सोचने जाता है कि भाई कि आखिर गी को क्या जवाब देना है। लेकिन उसी दौरान डियाब्लो सामने आता है और भाई यहाँ पे गी का एक्सप्रेशन बहुत ही घटिया होता है, लेकिन तब भी भाई डियाब्लो उसके मुख की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उससे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमारे जो रिमोरो समा है और उनके जो आइडियल्स है, मतलब उनके जो गोल है कि भाई रिमोरो को कैसी दुनिया चाहिए, हमें बस उस चीज को कंप्लीट करना है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो ने पहले सोचा था कि भाई अभी डियाब्लो आ रहा है सामने, तो ये बहुत ही बढ़िया बात करेगा, मतलब भाई टेक्निकल चीज ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिमोरो ने सोचा था कि भाई गी जो है वो बहुत सालों से जिंदा है, तो उसके ऊपर भाई आइडियल्स वाली चीज काम नहीं करेगी कि भाई मैं ऐसे अच्छे काम करूंगा, तो वो चीजें गी के ऊपर काम तो नहीं करेगी। तो रिमोरो यही सोचता है, और उस वजह से जब डियाब्लो सामने आया तो उसे लगता है कि भाई अभी डियाब्लो आएगा तो बहुत ही टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन करेगा। लेकिन भाई डियाब्लो ने आते ही फिर से आइडियल की बात शुरू कर दी है, जो कि यहाँ पे रिमोरो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो भाई ये सुन के ही रिमोरो समझ आता है कि भाई उसका प्लान पहले ही फेल हो चुका है, मतलब ये निगोशिएशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे गी का क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो गी है वो भाई सब लोगों को डरा के पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो सेफ रहे। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो उसका काउंटर पार्ट करता है कि भाई देखो तुम डरा के इतने लोगों को हमेशा कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि देखो डरने के बाद लोग ओबीडिएंट हो जाते हैं, मतलब वो सुनने तो लग जाते हैं, लेकिन डर का इस्तेमाल करके तुम उनके अंदर का पूरा पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो बहुत ही बढ़िया चीज एक्सप्लेन करता है कि कुछ टाइम बाद ये सारे लोग उस डर को भूल जाएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें कितना डराते हो, कितना धमकाते हो, कितने लोगों को खत्म करते हो, कुछ टाइम बाद वो लोग इस चीज को भूले जाएंगे और उनके दिमाग से वो यादें तो निकल जाएंगी, लेकिन वहां पे जो गुस्सा है तुम्हारे अगेंस्ट वो रह जाएगा। तो भाई
भाई यहाँ पे गी थोड़ा सुनता है और उसे लगता है कि भाई थोड़ी पॉइंट की बात आ रही है, तो इस वजह से वो उसे कंटिन्यू करने लगा था। तो उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो फिर से अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करता है कि देखो यहाँ पे जो उनका फियर है वो तो नहीं रहेगा, और उसके बाद सिर्फ उनका गुस्सा रहेगा उनके पास, और उसके कुछ टाइम बाद वो गुस्सा कन्वर्ट होगा नफरत में, और उस नफरत की वजह से जिन्होंने उन्हें ऑपरेस किया है, जैसे कि यहाँ पे गी करना चाहता है, तो भाई वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो बताता है कि वैसे तो ह्यूमंस बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, मतलब उनकी पूरी स्पीसीज बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो वेपन भी डेवलप करते हैं, स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन विजडम के मामले में वो थोड़ा मार खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सोच ही नहीं पाएंगे कि उनमें का और जो डीमंस है उनमें जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो कितना बड़ा है। तो उसी वजह से वो फिर से डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू करने के, मतलब कमजोर होने के बावजूद भी वो ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हैं, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और उसके बाद अगर डीमंस उन्हें परेशान ऐसे ही करते रहेंगे तो वो फिर से ऐसे ही बेवकूफ भरी चीजें करते ही रहेंगे। तो भाई यहाँ पे ये चीजें सुन के गी कहता है कि अगर वो ऐसी बेवकूफी करते हैं कि भाई वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे या जो भी उन्हें ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उन्हें कुछ करने से पहले खत्म कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो हंसता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो तुम ये चीज कर तो सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करने लगता है कि ह्यूमन स्पीसीज भाई बहुत ही कम टाइम में फिर से रीजनरेट करती है, मतलब यहाँ पे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन बहुत ही तेज टाइम में आती है एज कम्पेयर टू बाकी स्पीसीज। तो यहाँ पे पहली जनरेशन में जो भी यहाँ पे उनको डैमेज मिला, समझ लो कि भाई गी ने करोड़ों लोगों को खत्म कर दिया। तो उसके बाद उसकी सेकंड जनरेशन और उसकी थर्ड जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई गी ने क्या क्या किया, मतलब उनके दिमाग में बस ये याद रहेंगी कि भाई इस बंदे ने कुछ तो भी किया था, उसके वजह से उनके दिमाग में डर तो नहीं रहेगा, लेकिन उनके दिमाग में गुस्सा और नफरत रहेगी कि भाई इस बंदे से हमें बदला लेना है। तो यहाँ पे डियाब्लो ये कहने की कोशिश करता है कि भाई तुम चाहे जितने बार इस चीज को रिपीट कर लो, तुम उसी लूप में फिर से आते रहोगे, मतलब यहाँ पे कभी भी तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए वो कभी नहीं मिलने वाला। और उसके बाद भाई डियाब्लो बहुत ही सीरियस होके गी को फेस करता है और उसके मुंह पे कहता है कि देखो अगर हम यहाँ पे जो रोजो फैमिली है उसकी जो फिलोसफी है अगर उसको कंपेयर करते हैं, मतलब यूनिपोलर कंसंट्रेशन डॉक्ट्रिन जो कि भाई यहाँ पे रोजो फॉलो करते थे कि भाई एक ही नेशन को या फिर जो भी पावरफुल लोग हैं उनको ही सपोर्ट करना, उनकी ही पावर बढ़ाना और उनकी ही वेल्थ बढ़ाना, उससे अच्छा अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप को रिबिल्ड करेंगे हर एक कंट्री के साथ और उनको इक्वली भाई सपोर्ट करेंगे, तो उस वजह से एक नया इकोनॉमिक प्रिंसिपल इमर्ज होगा, मतलब भाई एक नई इकोनॉमिक साइकिल शुरू होगी जो कि पहले रोजो की बहुत ही डिफरेंट थी और रिमोरो की बहुत ही डिफरेंट है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के गी कहता है कि आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। तो उसके बाद भाई डियाब्लो इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है कि देखो यहाँ पे ये जो नई इकोनॉमिक प्रिंसिपल है इसमें हम ह्यूमंस रेस को एक उनके ऑप्शन देंगे, मतलब जिनमें से उन्हें चूज करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें क्या डिसाइड करना है। तो इस वजह से उन्हें लगेगा कि भाई वही उस चीज को कर रहे हैं, मतलब वो लोग खुद की इच्छा से और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से और खुद की चॉइस से ये सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगेगा, लेकिन रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। और उसी वजह से ये लोग उसे फॉलो भी करेंगे क्योंकि वो चीज उनके खुद के चॉइस की वजह से कर रहे हैं और उसी के वजह से ये जो सिस्टम है वो उनके दिमाग से नहीं जाएगी। जैसे कि तुम्हारे कंडीशन में जो उनका फियर था वो भाई जनरेशन बाद गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये जो वर्क कर रही है इतने सालों से ये भाई उनके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और उसके बाद भाई डियाब्लो एक लाइन कहता है कि रूल द वर्ल्ड ऑफ मैन सेमी परमानेंटली। तो भाई इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली रिमोरू इन सारे ह्यूमंस के ऊपर कंट्रोल करेगा, मतलब उनके ऊपर रूल करेगा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज ऐसी ही हो रही है और इसी को डियाब्लो एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे रिमोरू सामा का यही जॉब है कि उनको हैंडल करना है, मतलब ये जॉब हमारा है, मतलब जो भी भाई रिमोरू के अंडर काम कर रहे हैं वो सारे लोग। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी थोड़ा खुश होता है और वो डियाब्लो की बातें समझता है कि भाई अगर लोगों को ये लगता है कि ये चीज उन्होंने ही बनाई है तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो रिमोरू ये भी सोचता है कि भाई उसने इतनी ऐसी चीजें नहीं सोची थी जितनी भाई यहाँ पे डियाब्लो ने एक्सप्लेन की है। तो भाई ये चीज सुन के गी भी सोचता है कि भाई तुम यहाँ पे जो कह रहे हो उस बात में दम तो है, क्योंकि इसमें तुम यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हो और यहाँ पे जो कमजोर है उनकी फ्री में मदद कर रहे हो, तो उस वजह से जितने भी कमजोर लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड हो गए और उसी की वजह से इवन अगर तुम वॉर भी नहीं करते हो उसके बिना ही तुम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। तो भाई इसके वजह से गी भी थोड़ा इंप्रेस होता है कि भाई ये रोजो फैमिली की जो फिलोसफी थी उससे भी बहुत ही बेहतर है। और उसके बाद भाई यहाँ पे गी भी इस चीज को थोड़ा एक्सेप्ट करने लगता है और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो उसे जवाब देता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खुश रहेंगे, मतलब यहाँ पे रोजो की फिलोसफी में बस कुछ ही वेल्दी लोग खुश रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे सबके सब लोग खुश रहेंगे और उसी सप्लाई और डिमांड की वजह से एक न्यू पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती है और यही यहाँ पे रिमोरू सामा की विश है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये चीज सुन के सोचता है कि भाई ये बंदा इतना गलत तो नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई इतना गोल नहीं होता रिमोरू का, ठीक है। रिमोरू का नॉर्मल गोल होता है कि भाई उसे कल्चरल चीजों को इंप्रूव करना है, मतलब मूवीज हो गई, म्यूजिक हो गया, कॉमिक हो गया, नॉवेल्स हो गए, इन सारी चीजों को डेवलप करना है, लेकिन उसके लिए उसको पहले उन लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है उसे स्टेबल करना पड़ेगा। क्योंकि सोचो अगर वॉर चालू है तो भाई कोई पिक्चर देखने
देखने नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसी वजह से रीमोरू सोचता है कि अगर बाकी चीजें स्टेबल हो गई तो भाई लोग इनके तरफ भी जाएंगे और इन चीजों को डेवलप करेंगे, और उसी दौरान लोगों के अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो भाई निकल के सामने आएगा। तो भाई ऐसा ही कुछ ड्रीम होता है रीमोरू का, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डियाब्लो ने भाई उसे प्रेजेंट किया है वो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन रीमोरू जिस तरीके से आगे चल रहा है भाई वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो ही सकता है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो की बातें सुन के गी कहता है कि इसका मतलब ये है कि अगर लोगों को पहले पीस की आदत हो गई कि भाई ऐसे लाइफ वो जी सकते हैं तो वो उसे खोने से बाद में डरेंगे। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो उसके बाद कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे पूजेंगे रीमोरू सामा को कि भाई उन्हीं की वजह से इतनी स्टेबिलिटी चल रही है और उसी की वजह से वो खुद कोऑपरेट करेंगे इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, तुमसे भी बेहतर कि तुमने जो कहा था कि भाई डरा के तुम यहाँ पे सबको कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन रीमोरू सामा जो सोच रहे हैं वो तुमसे भी बेहतर है। और उसके बाद भाई डियाब्लो की बातें सुनने के बाद गी भी कन्विंस हो जाता है कि भाई ये बात बढ़िया है, मतलब इतनी गलत नहीं है जितना वो पहले समझ रहा था, और अभी वो कन्विंस हो चुका है थोड़ा बहुत। उसके बाद भाई डियाब्लो की स्पीच सुनने के बाद लियोन और लुमिनस और उनके जो सबऑर्डिनेट भी होते हैं वो भाई रीमोरू से बहुत ही इंप्रेस होते हैं कि भाई ये बंदा इतनी आगे की सोच रखता है। मतलब वैसे तो भाई इसने सोचा नहीं इतना, लेकिन डियाब्लो कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इनको ऐसे ही लग रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गी कहता है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चीजें तुमने कही वो हो सकती है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने सारे लोगों को इतने लेवल पे मैनेज करना ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। क्योंकि भाई सोचो अगर सारे लोग पावरफुल होते तो सब पावरफुल लोगों को कंट्रोल करना ये थोड़ी हार्ड बात है। तो उस वजह से यहाँ पे गी कहता है कि क्या सच में तुम ये कर पाओगे। तो भाई ये सुनकर रीमोरू सोचते हैं कि भाई वो कोई मेरे पालतू जानवर नहीं है जिन्हें मैं यहाँ पे संभाल रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे गी की बातें सुनकर रीमोरू को ऐसे ही लग रहा है कि गी उसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये तुम्हारे पालतू जानवर है और तुम ही इन्हें संभालो। लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरू बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डियाब्लो की, और ये सुनते भाई डियाब्लो जवाब देने लगता है और वो यहाँ पे भाई रीमोरू के डिफेंस में आ जाता है। और वो यहाँ पे गी से कहता है कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि रीमोरू सामा इतने फ्यूचर में नहीं दे सकते, मतलब क्या वो इतनी आसान चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। और यहाँ पे भाई डियाब्लो से कहता है कि ये चीज तुम्हारे लिए हार्ड हो सकती है, लेकिन रीमोरू सामा ये चीज बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो तुम इसकी चिंता मत करो। मतलब भाई यहाँ पे इसने रीमोरू से पूछा भी नहीं कि भाई तुम ये चीज करने वाले हो या नहीं, बंदे ने पहले ही हाँ कर दी है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि एक बार उसने यहाँ पे डियाब्लो से कहा था कि जो डीमन लॉर्ड है वही भाई पीछे से सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे सबके सामने ये कहना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा तो शायद सबको बुरा भी लग सकता है। लेकिन उसके बाद भाई ये बातें सुनने के बाद गी यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर तुम यहाँ पे ऐसी चीजें करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम पे कोई दाव नहीं लगाया। तो उस वजह से अगर तुम फेल भी होते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो लोग फिर से कुछ करते हैं मतलब भाई ह्यूमंस, तो वही वो इन सबको खत्म कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे गी रीमोरू से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम इस चीज को कैसे करते हो। तो भाई यहाँ पे रीमोरू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू इन सबसे कहता है कि देखो डियाब्लो ने जो बातें कही है वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के कही है, क्योंकि मेरा इतना ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे तरीके से वर्ल्ड पीस को हासिल करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे रीमोरू गाय से प्रॉमिस भी करता है कि वो ऐसी चीजें करेगा। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे जो ऑक्टाग्राम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिमंस मौजूद है, तो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि भाई जो भी वेस्टर्न नेशन को मैनेज करने की चीजें होगी वो भाई अभी रीमोरू के ऊपर आ चुकी है। मतलब रीमोरू इन सारी चीजों को अभी मैनेज करेगा वेस्टर्न नेशन में जो भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मीटिंग खत्म होने वाली थी, लेकिन उसी दौरान भाई लियोन एक एडवाइस देता है रीमोरू को, और वो उससे कहता है भाई ये जो तुम्हारी जॉन है, मतलब जो कर रहा है, जो भी तुम उसे कह रहे हो, ये भाई बहुत ही डेंजरस है। मतलब वो मजाक मजाक में न्यूक्लियर मैजिक हिट कर देती है, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे लुमिनस भी यही वार्न करती है कि देखो जितना मैंने सुना है ये जो लड़की है मतलब वॉयलेट, जिसे भाई तुम अल्टीमा कह रहे हो, ये लड़की लगती है बहुत ही नॉर्मल, मतलब ऐसे छोटी लड़की जैसी लगती है कि भाई कुछ भी नहीं करेगी और उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है ह्यूमैनिटी से। मतलब वो खुद होके पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह नहीं करना चाहती, उसका ऐसा कोई गोल नहीं है। लेकिन भाई अगर उसका मूड स्विंग हो गया, मतलब अगर उसका मूड खराब हो गया, तो भाई बीच में वो किसको भी निपटा सकती है, तो उसके ऊपर अच्छे से नजर रखना। तो भाई यहाँ पे रीमोरू ये सुन के थोड़ा टेंशन में तो आता है, लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई इन दोनों ने यहाँ पे करेरा और अल्टीमा की बातें तो कह दी, लेकिन यहाँ पे रीमोरू को फीलिंग होती है कि भाई इन दोनों से खतरनाक मुझे क्यों लगता है कि टेस्टोरोसास कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू की जो फीलिंग्स होती है शायद वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद भाई रीमोरू फाइनली डिसाइड कर लेता है कि भाई उसे ही इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एल्मिशिया से भी उसने कहा था कि वो इन सारी चीजों को संभालेगा, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन अभी उसे पता है और अभी वो भाई रिलैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी गलती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने ध्यान नहीं दिया था और उसकी ही भाई इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये सिचुएशन अभी आ चुकी है। तो उसके बाद वो सोचता है कि भाई पूरे वेस्ट नेशन को मैनेज करने से ज्यादा तकलीफ की बात तो इन तीनों डूमन्स को हैंडल करना है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे इनकी बातचीत खत्म होने के बाद वहां से वेल्डोरा, रामिरेस और डिनो उठ के जाने लगते हैं, और यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि देखो मेरा अभी काम हो चुका है, तो शायद मैं यहीं से निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी मीटिंग बहुत ज्यादा चल रही है। और उसके बाद भाई डिनो भी कहता है कि मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि मुझे भी वेस्टासान की मदद करनी है, तो
मैं भी निकलता हूँ। और उसके बाद भाई यहाँ पे वेल्डोरा भी कहता है कि भाई मुझे भी यहाँ पे जो अपनी लेबिरिंथ है उसको गार्ड करने जाना है, तो मैं भी निकलता हूँ। तो भाई ये तीनों ऐसे उठते हैं कि भाई इतनी बढ़िया कोरियोग्राफी होती है इन तीनों की कि सोचो मत। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे डिनो की बातें सुन के जी कहता है कि भाई तू किधर जा रहा है, मतलब कोई अच्छा रीजन तो दे कि भाई तुझे काम करने जा रहा है, वो भी डिनो, और वो काम करेगा। लेकिन भाई इसका जवाब देती है रामिरेस, और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि यहाँ पे डिनो मेरे असिस्टेंट का काम कर रहा है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के गी पूरा शॉक में चला जाता है, क्योंकि अगर वो बात डिनो कहता तो वो शायद नहीं सुनता, लेकिन ये चीज यहाँ पे रामिरेस कह रही है तो उस वजह से वो सोचने लगता है कि भाई क्या ये बंदा सच में काम कर रहा है। तो भाई इस वजह से गी रिमोर से क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बंदा काम कैसे कर रहा है, मतलब डिनो काम कैसे कर रहा है। और वो रिमोर से पूछता है कि भाई तुमने कौन सा मैजिक इस्तेमाल किया इस बंदे के ऊपर कि इतने सालों बाद ये काम करने को तैयार हो चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमोर एक्सप्लेन करता है कि मैंने कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे कंट्री में एक सिंपल रूल है कि अगर तुम यहाँ पे काम करते हो तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और इसी को इस्तेमाल करके तीनों भाई काम पे लग चुका है। तो उसके बाद भाई ये तीनों इधर से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शुना ने नाश्ता लाया था और चाय लाई थी वो भाई सब खत्म करके ये निकल रहे हैं। तो रिमोर सोचता है कि भाई क्या ही गजब बंदे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे घी कहता है कि अभी मैंने बहुत ही सुना दिया है डिनो को, तो शायद वो अच्छे से काम करेगा। मतलब ये चीज वो रिमोर के सामने कह रहा है, और उसका काम है भाई रिमोर के ऊपर स्पाई करना, और उसी के सामने वो ऐसी चीज कह रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोर सोचता है कि भाई इस बंदे को आखिर में कहूँ क्या, क्योंकि अगर वो यहाँ पे घी से कहता है कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो भी भाई घी उसकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि उसे क्या ही जरूरत है रिमोर की बातें सुनने की। तो इस वजह से यहाँ पे रिमोर थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में जाता है कि भाई इसको प्रोवोक करने से अच्छा थोड़े अपने काम की बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिमोर सोचता है कि अगर यहाँ पे घी को निकलना होता तो वो अभी निकल जाता, लेकिन वो अभी भी बैठा हुआ है। तो इसी की वजह से वो सोचता है और उससे पूछता भी है कि तुम यहाँ पे सिर्फ टेस्टरोसा और जो बाकी के प्राइमोर्डियल्स है उनकी बातें करने तो नहीं आए, क्या तुम्हारा और भी काम है। तो भाई यहाँ पे घी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इन चीजों के बारे में डिस्कस तो करना ही था, लेकिन मैं यहाँ पे एक और रीजन से आया हूँ। और उसके बाद भाई वो सबको देखने के बाद लियोन की तरफ देखता है, और यहाँ पे घी कहता है कि मैं यहाँ पे आते आते मॉडरेट क्लाउन ट्रूप से मिला था, मतलब अपने जो यूगी के बंदे हैं वो सारे, उनके साथ आते आते उसकी मुलाकात हुई थी, वो यहाँ पे लियोन को बताता है। और उसके बाद यहाँ पे लियोन से वो कहता है कि तुम इन्हीं लोगों के साथ डील कर रहे थे, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा। तो भाई यहाँ पे लियोन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोर शॉक होता है, वो घी से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम सच में यहाँ पे यूकी से मिले। तो भाई यहाँ पे घी कहता है कि हाँ मैं आते आते उससे और उसके बंदों से मिला था। तो भाई यहाँ पे रिमोर सोचता है कि उसने जो पहला कांड हुआ, क्योंकि भाई यूकी उधर से भाग गया था अपने कैथेड्रल के सामने से, तो उसके बाद जब अगला दिन आया तो रिमोर ने पहले ही सोई को बता दिया कि भाई इन सब के ऊपर नजर रखो, मतलब इसका जो फ्रीडम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है उसके जो ब्रांचेस है उसके ऊपर नजर रखना कि क्या ये बंदे क्या क्या करते हैं उन सारी चीजों के ऊपर। लेकिन अभी तक भी रिमोर को रिपोर्ट नहीं आया है, मतलब सोए से रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन भाई यहाँ पे गी उसको बता रहा है कि उसकी मुलाकात यूकी से हो चुकी है। तो इसी की वजह से यहाँ पे उसके बाद रिमोर क्वेश्चन पूछता है गी से कि क्या तुम यहाँ पे यूकी के साथ मिले हुए हो। तो भाई यहाँ पे गी कहता है कि अरे भाई ऐसी बेवकूफ वाली बातें मत कर, मैं बस यहाँ पे उनको थोड़ा धो के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बंदे सबके सब जा रहे थे ईस्टर्न नेशन में। तो भाई ये चीज सुन के रिमोर थोड़ा शांत हो जाता है और उसे अच्छा भी लगता है कि भाई चलो अच्छा ये गी और यूकी साथ में नहीं मिले, क्योंकि अगर गी उनके साथ होता तो भाई यहाँ पे रिमोर के बहुत ही लगने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लियोन उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने उन्हें खत्म किया या नहीं। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे रिमोर भी सोचता है कि यहाँ पे जो यूकी है वो भाई सब कुछ छोड़ के ईस्टर्न नेशन में भाग रहा है, मतलब ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि भाई इस बंदे ने अपने जितने भी मेहनत है वो वेस्टर्न नेशन में की है और वो सारी चीजों को छोड़ के भाग रहा है ईस्ट में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोर सोचता है कि भाई यूकी का बहुत ही किस्मत खराब है, क्योंकि वो मिला भी तो गी से जिसका भाई वो सामना भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका नसीब अच्छा है कि भाई यहाँ पे गी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे गी एक्सप्लेन करता है और वो लियोन के क्वेश्चन का जवाब देता है कि, और वो कहता है कि वो बंदे मरे नहीं, और मेरा ये प्लान था पहले कि मैं उन्हें पकड़ के तुम्हारे सामने पेश करूंगा ताकि भाई मैं तुम सबको फेवर कर सकूं, लेकिन बीच में ही मेरा थोड़ा प्लान चेंज हो गया, तो उसके वजह से मैंने उन्हें जाने दिया। और ये भाई हम सबको पता है यहाँ पे गी किस बारे में बात कर रहा है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे गी एक्सप्लेन कर देता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, और उसमें यहाँ पे रिमोर को रियलाइज हो जाता है कि भाई यही बंदा है, मतलब यूकी, जो कि भाई मॉडरेट क्लाउन ट्रूप का बॉस है, और इसी ने सारी चीजें करने को कही थी। और भाई यहाँ पे राफेल ने भी पहले इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी है। उसमें की पहली चीज होती है कि भाई यहाँ पे यूकी ने जो एडवेंचरर म्यूचुअल एड एसोसिएशन है उसको भाई ट्रांसफॉर्म किया था फ्रीडम एसोसिएशन में, और उसके बाद भाई उसने रोजो फैमिली के साथ मिलके, जो कि भाई काउंसिल को कंट्रोल करती है, उनके साथ मिलके जो भाई समनिंग का काम था वो भी किया था, मतलब ये बंदा उसमें भी शामिल था, और उसी के थ्रू उसने लियोन के साथ भी डीलिंग की थी। लेकिन उसके बाद भाई ये भी पता चलता है कि इसी बंदे ने क्लेमैन को बैक किया था, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से पता ये क्लेमैन के साथ काम कर रहा था, और अभी ये चीज भी सामने
आ चुकी है। और उसके बाद भाई यहाँ पे लियोन से ये चीज कंफर्म होती है कि एचिडना नाम की एक बंदी थी जिसको भाई उसने खत्म कर दिया, और वो बंदी की नॉर्मल बंदी नहीं थी बल्कि वो ईस्टर्न साइड में अंडरवर्ल्ड की बॉस थी जिसे भाई मदर ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। इस बंदे ने उसे भी खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नया ग्रुप शुरू किया जिसका नाम है सेरेब्रस। और भाई हम सबको पता है सेरेब्रस क्या काम कर रहा है, तो सोच लो इस बंदे ने कहाँ हाथ मारा। मतलब भाई डिमन लॉर्ड, ह्यूमैनिटी, और उसके बाद पॉलिटिकल चीजें हो गई, और उसके बाद अंडरवर्ल्ड भी हो गया। मतलब इस बंदे ने सारी चीजें के ऊपर अपना हाथ रखा है और सबसे इन्फो लेते आ रहा है। तो उसके बाद भाई रिमोरो को ये भी याद आता है कि जो ऑर्थरस स्लेव ट्रेड था जो कि भाई मासायुकी ने खत्म किया था उनको, तो वो भी भाई यहाँ पे सेरेब्रस के अंडर काम कर रहे थे। मतलब भाई यूकी ने वही चीज मासायुकी से कही थी, भाई तू जाके उसे खत्म कर दे, लेकिन वो बंदे उसी के अंडर काम कर रहे थे। मतलब ये बंदा इतना डिसेप्टिव है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो को रियलाइज हो जाता है कि यूकी की जो एबिलिटी है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो खुद का कब्जा कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचते हैं कि भाई इस बंदे को 10 साल लगे हैं लगभग इन सारी चीजों को करने में। मतलब इतनी सारी चीजें उसने इतने कम टाइम में की। उस वजह से रिमोरो सोचता है कि भाई इस बंदे को सच में जीनियस तो कह ही सकते हैं। जैसे कि भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था पिछले एपिसोड में कि भाई सच में ये बंदा जीनियस है यूकी, और यहाँ पे रिमोरो ने भी उसे जीनियस मान लिया क्योंकि ये बंदा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो ये भी सोचता है कि इस बंदे के बस एक ही वीकनेस है, और वो ये है कि वो उसके ओपोनेंट को हमेशा कमजोर समझता है। और भाई ये इस वजह से भी है क्योंकि यूकी का जो ईगो है वो बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से ये बंदा ऐसी गलती भी करता है। क्योंकि यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि जब ये गी के सामने आया तो उसे पहले पता चल जाना चाहिए था कि गी कितना खतरनाक है और वो उसके अगेंस्ट उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे उसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे वो की के सामने से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रिमोरो सोचता है कि वो उसके बावजूद भी कि वो यहाँ पे निकल चुका है और वो यहाँ पे उसकी मौत नहीं जाता क्योंकि भाई वो एक ही कंट्री के है। तो उस वजह से रिमोरो सोचता है कि भाई तब भी वो उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे भाई यूकी ने बहुत सारे कांड कर रखे हैं। जैसे कि भाई लियोन को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया, ग्रानबेल को, इवन हिनाटो को भी, और जो मॉडरेट क्लाउन ट्रूप था वो भी भाई उसके अंडर काम कर रही है। तो इतनी सारी चीजें रिमोरो के अगेंस्ट हुई और वो की भाई यूकी ने, तो उसी वजह से वो भाई उसे माफ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद रिमोरो सोचता है कि भाई यूकी का जो ड्रीम है वो बहुत ही चाइल्डिश है। मतलब वो भाई वर्ल्ड डोमिनेशन चाहता है, लेकिन रिमोरो यहाँ पे उसके ऊपर हंस भी नहीं सकता। क्योंकि भाई सोचो इस बंदे ने 10 साल के अंदर इतने सारी चीजें कर ली। मतलब भाई इस बंदे ने हिनाटा को मैनिपुलेट किया, ग्रानबेल को मैनिपुलेट किया, उसके बाद लियोन को भी मैनिपुलेट किया और मॉडरेट क्लाउन ट्रूप भी बनाया। तो सोच लो ये बंदा कितना पावरफुल होगा। मतलब इसने नॉर्मल लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया, इसने बहुत पावरफुल लोगों को मैनिपुलेट किया है। तो इस वजह से यहाँ रिमोरो भाई उसके ऊपर हंस भी नहीं सकता क्योंकि भाई वो बंदा सच में इस चीज को सीरियसली ले रहा है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर गी क्रिम्सन ने यूकी को जिंदा छोड़ा क्यों। तो भाई यहाँ पे गी एक्सप्लेन करता है कि बस मैंने ये गेम के वजह से किया। मतलब यहाँ पे रिमोरो को समझ में नहीं आता कि भाई गेम से इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे भाई गी उसे एक्सप्लेन नहीं करता कि गेम का क्या मतलब है। और उसके बाद वो बताने लगता है कि यहाँ पे यूकी के साथ उसने डील की है कि वो भाई उसे जिंदा छोड़ देगा अगर वो यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जाके उनके अंदर से ही उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है या फिर उधर कियोस फैलाना शुरू करता है। मतलब भाई डिस्टर्ब करना शुरू करता है। अगर वो ऐसी चीजें करता है तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुनने के बाद पहले तो रिमोरो क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या तुम्हारा गोल ये है कि तुम यहाँ पे वेस्टर्न नेशन को खत्म नहीं होना देना चाहते। क्योंकि यहाँ पे गी ने क्या था पहले कि वो एक मॉडरेटर की तरह काम कर रहा है, तो उस वजह से वो बायस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो वेस्टर्न नेशन की मदद करना चाह रहा है। तो भाई यहाँ पे गी उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो मेरा काम एज अ मीडिएटर इतना ही है कि भाई मैं बस इन लोगों को कोलैप्स नहीं होने देना चाहता। इसका मतलब ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने जिंदा बचते हैं, बस कुछ जिंदा बचे वो काफी है उनकी सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे गी कहता है कि मेरा बस यही गोल है कि इन सब लोगों को डीमन लॉर्ड कंट्रोल करे। भाई यहाँ पे ये चीज सुन के रिमोरो थोड़ा समझ जाता है कि शायद यहाँ पे जो गी उस गेम के बारे में बात कर रहा था शायद वो यही है कि उसे यहाँ पे ह्यूमैनिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल लेना है। क्योंकि अगर डीमन लॉर्ड भी कंट्रोल करते हैं कि इनडायरेक्टली गी का ही कंट्रोल होगा। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो का एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ऐसा है तो तुमने यहाँ पे मिजरी सान को क्यों भेजा उन काउंसिल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई अगर वो ऐसा करता है तो उस वजह से वेस्टर्न नेशन वैसे ही कमजोर हो जाएगा, तो आखिर यहाँ पे गी ने ऐसा क्यों किया। तो भाई यहाँ पे गी उसे जवाब देता है कि देखो यहाँ पे तुम मिजरी कह सकते हो उसे, क्योंकि यहाँ पे रिमोरो से रिस्पेक्टफुली यहाँ पे मिजरी सान कहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे गी उसे कहता है कि भाई तुम उसे मिजरी बुला सकते हो डायरेक्टली। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गी उससे कहता है कि मेरा ये प्लान था कि भाई मिजरी अगर उनके ऊपर अटैक करती है तो उस वजह से वेस्टर्न नेशन यूनाइट हो जाएगी, मतलब एक साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे रिमोरो को समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे रफाएला के बीच में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर यहाँ पे मिजरी का प्लान कंप्लीट मतलब सक्सेसफुल हो जाता तो उसके वजह से यहाँ पे जो मास्टर है मतलब रिमोरो है उसकी भाई इज्जत और उसका जो कंट्रोल है वो भाई वेस्टर्न नेशन में ज्यादा बढ़ जाता। तो भाई यहाँ पे इस चीज को रिमोरो ऐसे बताता है कि देखो अगर यहाँ पे मिजरी उनके ऊपर अटैक करती तो वो सारे लोग डर जाते और उस वजह से वो भाई रिमोरो के ऊपर रिलाई करते कि भाई ये बंदा हमारी मदद करेगा, तो उस वजह से रिमोरो का बहुत फायदा होता है यहाँ पे। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरो को क्वेश्चन होता है कि क्या ये लोग मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद रिमोरो सोचता है कि बिल्कुल भी नहीं, शायद ये लोग उनके एजेंडा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिमोरो बहुत ही शार्प निकला और गी के प्लान
के एक कदम आगे निकलता है रिमोरू, क्योंकि यहाँ पे उसके पहले ही टेस्टरोसा वहां पे थी और उस वजह से भाई वेस्टर्न नेशन पहले ही रिमोरू के कंट्रोल में आ चुका है। और उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू को जो गी का गोल होता है वो समझ में आता है कि भाई कि यहाँ पे गी का गोल ये नहीं है कि वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बल्कि उसका गोल ये है कि भाई वो ह्यूमैनिटी को ही बचाना चाहता है खुद ह्यूमैनिटी से। मतलब कि भाई ह्यूमंस खुद की बेवकूफ हरकतों की वजह से खुद ही को खत्म ना कर दे, ये चीज वो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि यहाँ पे भाई गी को सबके ऊपर कंट्रोल तो करना है, लेकिन वो यहाँ पे खुद नहीं करना चाहता। मतलब ये बंदा बहुत ही कामचोर इसे कह सकते हो। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू उसके बाद उसे कहता है कि अगर भाई मैं यहाँ पे वेस्ट को डोमिनेट करता हूँ तो क्या तुम्हें उससे दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे गी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बस उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिरी में जो बॉस है वो कौन है, मतलब एक डिमन लॉर्ड। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि चलो अच्छा है भाई, इसका प्लान अभी ठीक हो गया क्योंकि भाई गी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू उसके ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई वो अभी वेस्ट को संभालेगा। तो उसी की वजह से वो यहाँ पे गी से कहता है कि भाई तुम्हारे बंदे जो नॉर्थन साइड में अटैक कर रहे, क्या तुम उसको रुकवा सकते हो, मतलब इंग्लिश के नॉर्थ साइड में जहाँ पे पहले राजुल था लेकिन वो अभी नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू को पता है कि उस साइड में बहुत लोग अटैक कर रहे हैं, मतलब बहुत डिमंस अटैक कर रहे हैं। और वहाँ पे पहले भाई राजुल तैनात था, लेकिन अभी शियोन के साथ फाइट होने की वजह से ये बंदा निपट चुका है और वहाँ पे इतना कोई खतरनाक बंदा है नहीं कि भाई वो वहाँ पे रुक के इन सब लोगों की मदद कर पाए। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू रिक्वेस्ट करता है गी से कि भाई क्या तुम तुम्हारा अटैक वहाँ पे रोक सकते हो। तो भाई ये सुन के यहाँ पे अपना डियाब्लो कहता है कि सर आप टेंशन मत लो, यहाँ पे जो टेस्टरोसा है वो इन सारी चीजों को संभाल लेगी। तो भाई ये सुन के यहाँ पे गी भी कहता है कि देखो इसने जो कहा वो बिल्कुल सही है, तुम उन बंदों को उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पावरफुल फाइटर्स को कभी कभी चांस मिलना चाहिए खुद को डिफेंस करने का। मतलब यहाँ पे जो इंग्लिश के लोग हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो भाई उसके बाद रिमोरू ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई यहाँ पे ये जो दोनों डीमंस है, मतलब गी और डियाब्लो, भाई इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है वो सच में समझ नहीं पा रहा है। तो इसी की वजह से डियाब्लो ने जो कहा कि भाई टेस्टरोसा के ऊपर वो काम छोड़ देना चाहिए, तो भाई रिमोरू फाइनली वो चीज को डिसाइड कर लेता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को लगता है कि इनका अभी डिस्कशन खत्म हो गया, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके बाद इनका डिस्कशन शुरू होता है ईस्टर्न एम्पायर के ऊपर। और यहाँ पे उसी की वजह से लुमिनस रिमोरू से कहते हैं कि तो क्या रिमोरू मैं तुम्हारे ऊपर ईस्टर्न नेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ सकती हूँ, क्योंकि भाई ईस्टर्न एम्पायर अभी अटैक करेगा, तो क्या तुम इन चीजों को संभाल लोगे। तो भाई यहाँ पे रिमोरू का ये सुनने के बाद क्वेश्चन नहीं होता कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ईस्टर्न एम्पायर मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, कि भाई वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई ये चीज सुन के गी भी हाँ कहता है। और उसके बाद भाई हिनाटा भी एक्सप्लेन करती है कि उसने भी सुना है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न एम्पायर है वो भाई मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रहा है, मतलब वो भाई प्रैक्टिस और ड्रिल होती है, उन्होंने ये चीजें शुरू कर दी है। और उसने ये चीजें भाई काउंसिल के अंदर भी सुनी थी, तो मतलब यहाँ पे वो बंदे सच में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू को ये सुनने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर ये बंदे वॉर करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा वॉर करता है तो भाई उसका उसमें फायदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के पास 3 ही रास्ते हैं जहाँ से वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों रास्तों में भी उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो अगर उन्हें नुकसान हो रहा है तो भाई कोई वॉर क्यों ही करेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू का यह सोचना होता है कि अगर किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से अगर कोई खाना मिल रहा है या फिर रिसोर्स मिल रहा है या फिर लैंड मिल रही है तो तभी वो वॉर करेंगे। मतलब अगर उनकी वॉर करने की कैपेसिटी और उन्हें जितना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर वो प्रॉफिट ज्यादा है तभी उनका फायदा होगा वॉर करने में। लेकिन भाई यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के केस में ऐसी चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदे वेस्टर्न नेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे रिमोरू को समझ नहीं आती कि भाई आखिर ये बंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू ये चीज भी सोचता है कि एक जो नेशन होता है वो अपने पास आर्मी इसी वजह से रखता है कि भाई अगर यहाँ पे वॉर होती है तो आगे की कंट्री को प्रॉफिट ना हो, क्योंकि अगर आगे वाला बंदा उनके ऊपर अटैक करता है तो उसे पता है कि भाई इनके पास आर्मी है तो हमारा नुकसान बहुत हो सकता है, मतलब हमारा जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा, तो उसी के वजह से आगे वाली कंट्री अटैक नहीं करती। लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के केस में ऐसा ही है कि भाई उनका प्रॉफिट बहुत कम है और लॉस ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अटैक करने को तैयार है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ नहीं आता और उसी वजह से यहाँ पे रफाएल एक्सप्लेन करती है कि शायद ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जरूर जीतेंगे। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनका कोई भाई खबरी हो वेस्टर्न नेशन में। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई अभी उसके अंडर में काउंसिल आ चुकी है, तो उसने पहले ही चेक कर रखा है कि यहाँ पे ऐसा कोई स्पाई है नहीं। और उसके बाद रिमोरू सोचता है कि क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है या फिर उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, इसके वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि भाई वो वेस्टर्न नेशन को आराम से हरा सकते हैं, कि भाई बिना लॉस के भी। तो उसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू देखता है हिनाटा की तरफ और हिनाटा समझ जाती है और वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पे डॉर्गन किंगडम के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले वहाँ पे जासूसी करने का काम दिया था, क्योंकि भाई वहां से एक रास्ता आ सकता है जहाँ से ईस्टर्न एम्पायर इन्वेट कर सकता है। और भाई यहाँ पे हिनाटा भी कहते हैं कि तुमने जो चीज सोची थी वो पॉसिबल है, मतलब वहां से ईस्टर्न एम्पायर की आर्मी आ सकती है, मतलब अपने डॉर्गन से। तो उसके बाद भाई रिमोरू ये सोचता है कि डॉर्गन खुद होके तो उन्हें आने नहीं देगा, क्योंकि भाई डॉर्गन न्यूट्रल है। तो उस वजह से रिमोरू सोचता है कि शायद वो कुछ और ही करेंगे और इसी वजह से रिमोरू कहता है कि शायद यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर हमारे
से पहले डॉर्गन के ऊपर अटैक करेंगे और उनको हरा के फिर शायद यहाँ पे आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हिनाटा उसकी बातें सुनती है और कहती है कि देखो इतना नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुमने ये चीज पहले ही सोची थी और इसी की वजह से तुमने मुझे यहाँ पे डॉर्गन के अंदर तहकीकात करने का काम दिया था। मतलब भाई यहाँ पे वो सबके सामने रिमोर की तारीफ करती है और रिमोर भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि भाई हिनाटा कभी भी रिमोर की तारीफ करती नहीं है। तो भाई यहाँ पे रिमोर सोचता है कि भाई उससे जल्द से जल्द यहाँ पे गाजल के साथ मिलके थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे गी इन सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पे ग्रांबेर और लुमिनस को मिलके फाइट करनी पड़ती, मतलब भाई यहाँ पे एम्पायर से। और यहाँ पे गी ऐसे बात करता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन जीतता है। और भाई उसके बाद यहाँ पे हमको बताया जाता है कि यहाँ पे जो रोजो फैमिली है जो कि भाई ग्रांबेर रोजो लीड करेगा, उसके बाद हिनाटा की ट्रूप और उसके साथ भाई लुमिनस, ये सारे लोग मिलके एम्पायर का सामना करते अगर यहाँ पे रिमोरो नहीं होता तो भाई यहाँ पे रिमोरो समझ जाता है कि भाई गी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये लोग हार रहे या जीत रहे, क्योंकि ये बस उसके गेम का पार्ट है और कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद भाई हिनाटा इन सारी बातों को सुनने के बाद कहती है कि देखो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करूंगी लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पे साथ फाइट करूंगी, मतलब मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करने वाली, जैसे कि भाई रिमोरो के सबऑर्डिनेट है वैसे बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई हिनाटा का पॉइंट तो बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे उसे फ्रंट पे जाके फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये ईस्टर्न एम्पायर आखिर अटैक क्यों करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते उनका। तो उसी वजह से वो यहाँ पे हिनाटो को कहता है कि तुम भाई रेडी रहो क्योंकि एम्पायर किसी भी अनकन्वेंशनल तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। मतलब वो भाई डायरेक्ट वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा कि भाई इधर आर्मी लाई है उन्होंने और सीधा अटैक करे, नहीं, वो भाई एक तो स्पाइस भेजेंगे और या फिर कोई भी दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो उसी की वजह से वो हिनाटा से कहता है कि भाई तुम इस चीज के लिए भी तैयार रहो। तो उसी की वजह से हिनाटा कहती है कि यहाँ पे जो डिस्गाइज मेंबर है, मतलब जो भी भाई ईस्टर्न एम्पायर के लोग हैं जो कि भाई अपना होलिया बदल के मर्चेंट बने हुए हैं, हम उनके ऊपर पूरी नजर रखेंगे। और उसके बाद भाई यहाँ पे लुमिनस रिमोरो से कहते हैं कि देखो रिमोरो हारना मत, क्योंकि अगर तुम हारते हो तो भाई मुझे काम करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि भाई पूरा हार्डवर्क करना और इसको जीत ही लेना। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी समझ जाता है क्योंकि भाई लुमिनस के पास पहले ही बाकी के काम है, क्योंकि उसके नेशन में अभी जो फाइट हुई उसके वजह से भाई बहुत कैजुअलिटीज भी हुई है, मतलब ह्यूमंस की। तो उस वजह से रिमोरो सोचता है कि भाई इसके पास पहले ही काम है। तो भाई पहले ही हिनाटा ने मदद कर दी है, मतलब हिनाटा इनकी मदद कर रही है। तो उस वजह से भाई यहाँ पे रिमोरो को लगता है कि भाई इतनी मदद काफी है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो को एक बात सजाती है कि भाई वो यूकी के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गी ने कहा है कि भाई उसने यूकी से डील की है कि भाई वो ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जाके उन्हें डिस्टर्ब करेगा, मतलब उसे अंदर से तोड़ेगा। मतलब एक साइड से वो इनके साथ काम कर रहा है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी रिमोरो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई इस बंदे ने हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है। जैसे कि भाई किंगडम ऑफ फॉर्मस के साथ भी जो कांड हुआ वो इसी ने शुरुआत की थी, मतलब पीछे से ये सारी चीजें हैंडल कर रहा था। तो भाई उसी की वजह से शियोन को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिला था, क्योंकि हमको पता है क्या सीन हुआ था शियोन के साथ। और उसके साथ भाई जो गेल्ड के साथ सीन होता था, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लेमन को भी उसने कंट्रोल किया था, कंट्रोल नहीं कह सकते, उसी के साथ वो काम कर रहा था। और उसके साथ भाई गेल्ड के जो लोग थे उनको बहुत ही तकलीफ हुई थी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता कि भाई इस बंदे ने हमको इतनी तकलीफ दी है तो मैं कैसे इसके ऊपर भरोसा करूं। तो भाई ये चीज देख के शियोन को समझ में आ जाता है और यहाँ पे वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं रिमोरो से कि यार रिमोरो समा आप हमारे बारे में सोच रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरो समझ जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसने पहले समझ लिया। तो भाई यहाँ पे रिमोरो बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बंदे ने हमारे लोगों को इतना नुकसान दिया है कि मैं सच में इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पे रिमोरो का ये सोचना होता है कि भाई एक वॉर के अंदर अपने दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है अपना साथी, जिसके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते। और यही भाई यूकी का केस है, क्योंकि ये बंदा कभी भी साइड पलट सकता है और इसी वजह से रिमोरो सोचता है कि भाई इसके ऊपर मैं भरोसा कर ही नहीं सकता। तो भाई उसके बाद यहाँ पे गी भी कहता है कि भाई मुझे भी नहीं पता ये जो भगोड़ा है, मतलब यूकी जो कि भाई ईस्टर्न नेशन में भागा है, मुझे भी नहीं पता कि वो आगे चल के क्या करेगा। लेकिन उसके बाद भाई गी ये भी कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा क्या करता है, क्योंकि अगर उसने भाई ईस्टर्न नेशन में जाके अगर उसका काम कर दिया तो वो भी काफी है मेरे लिए, मतलब भाई गी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई ये सुनते ही रिमोरो समझ जाता है कि भाई इसको दूर ही रखना ठीक है, मतलब यूकी को भाई उसके टीम में वो शामिल नहीं कर सकता। तो भाई उसके बाद यहाँ पे ये चीज सुनने के बाद डियाब्लो हंसते हुए कहता है कि सर क्यों ना हम यहाँ पे अपना जो सोए है उसको काम पे लगा दे, मतलब उसको यूकी ने जितने भी काम किया है उसके पीछे लगा दे और थोड़ी इन्फो निकाले। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि हाँ हम ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अभी यूकी का मैटर यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि भाई वो उसके ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर वो माफी मांगता है तभी वो शायद उसके साथ काम करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे रिमोरो ये सोचता है कि भाई यहाँ पे रिमोरो भी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर वहाँ पे भाई उन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो शायद वो कर सकते हैं, लेकिन माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे वो उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो यही चीज यहाँ पे रिमोरो शियोन से पूछता है कि क्या ये चीज तुम्हारे लिए काफी है शियोन। तो भाई यहाँ पे शियोन कहते हैं कि बिल्कुल सर, अगर ये बंदा तभी भी हमारे अगेंस्ट है तो मैं इसको वहीं पे खत्म करेगी, लेकिन अगर ये बंदा माफी भी मांगता है और थोड़ा कंपनसेट भी करता है तो भी मैं इसको एक पंच तो मारेगी। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुनकर रिमोरो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि भाई ये एक पंच में यूकी को खत्म ना कर दे। लेकिन यहाँ पे वो सोचता है कि भाई अगर ऐसा होता भी है तो वो सबसे कह
देंगे कि भाई ये एक एक्सीडेंट था। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर और यहाँ पे यूकी का जो डिस्कशन था इनका वो भाई खत्म होता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद भाई बहुत ही बेहतरीन एपिसोड होने वाला है और उसका भी डिस्कशन भाई बहुत ज्यादा है, तो हम वो अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।